हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं रितु पाठक अपने नर्सिंग यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो एमसीक्यूज डिस्कशन से रिलेटेड होगा। तो आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? एमसीक्यूज विद रैशनल। ठीक है, तो आपको क्वेश्चंस रीड करना है, अपना आंसर मन में सोच लेना है। क्वेश्चन बोलते ही आपको आंसर अपना मन में सोच लेना है। ठीक है, फिर मैं उसका आंसर भी बताऊंगी और रैशनल भी बताऊंगी। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। First question, an 8-year-old with fractured femur is in full leg cast. Which of the following assessment finding should the nurse immediately notify to the physician? First option क्या है? A pedal pulse of 90. B, an increased urinary output. C, an inability to move the toes. And A, D, a cast that is still damp and warm after 4 hours. ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से देखना है कि क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है। इसमें क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है? 8 years old with, मतलब 8 साल का एक बच्चा है जिसको क्या हुआ है? फ्रैक्चर्ड फीमर, इज इन फुल लेग कास्ट। और उसको क्या अप्लाई किया है? लेग कास्ट अप्लाई किया है। ये आपको देखना है, इसमें लेग कास्ट अप्लाई किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट फाइंडिंग शुड द नर्स इमीडिएटली नोटिफाई टू द फिजिशियन। तो एज अ नर्सिंग ऑफिसर आपका क्या असेसमेंट होगा? ये 4 असेसमेंट यहाँ पे दिए हैं। आपको ऐसा क्या इसमें से देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, जिससे आपको इमीडिएटली फिजिशियन को नोटिफाई करना है, राइट? तो यहाँ आप देखो, अ पेडल पल्स ऑफ 90। तो मुझे बताओ, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 8 ईयर में 8 इयर्स का अगर बेबी है, 8 इयर्स का अगर चाइल्ड है, तो उसका पेडल, नॉर्मल पेडल पल्स कितना होता है, राइट? नॉर्मल पेडल पल्स कितना होगा? अगर ये पता है तो हमें पता चल जाएगा कि नोटिफाई करने की जरूरत है या नहीं है। तो नॉर्मल जो होता है वो है 70 से 110 पर मिनट। ठीक है, 70 to 100 पर मिनट, राइट? तो पहला पता चल गया, इसमें हमें नोटिफाई करने की जरूरत नहीं है, ये सही है। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है एन इंक्रीज्ड यूरिनरी आउटपुट। इंक्रीज्ड यूरिनरी आउटपुट, तो इसमें क्या होता है? इंक्रीज्ड यूरिनरी आउटपुट मे बी रिलेटेड इन इंक्रीज्ड फ्लूइड इंटेक। हो सकता है उसने ज्यादा फ्लूइड इंटेक किया हो। यस, फ्लूइड इंटेक ज्यादा हुआ हो, इस वजह से क्या हो सकता है? उसका यूरिनरी आउटपुट इंक्रीज हो सकता है। तो इसमें लेग कास्ट से रिलेटेड ऐसा हमें कुछ दिख नहीं रहा जिसे हमें नोटिफाई करने की जरूरत हो, क्योंकि हमें क्वेश्चन को अपने माइंड में रखना है, क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है। सी है एन इनएबिलिटी टू मूव द टोज। यस, अब इसमें क्या है? वो अपने टोज को मूव नहीं कर पा रहा है, राइट? इनएबिलिटी टू मूव द टोज। इसमें देखना है, अगर जब लेग कास्ट अप्लाई किया जाता है तो उसकी वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते, कब हमें नोटिफाई करने की जरूरत है। अ प्लास्टर कास्ट इज नॉट फ्लेक्सिबल एंड कैन इनहिबिट द सर्कुलेशन। ये क्या है? फ्लेक्सिबल नहीं है, ये सर्कुलेशन को इनहिबिट कर सकता है। जब आपने प्लास्टर कास्ट अप्लाई किया है तो प्लास्टर कास्ट अप्लाई करने की वजह से क्या हो सकता है? क्या होता है? वो फ्लेक्सिबल नहीं होता, ठीक है, हार्ड होता है। और इसकी वजह से क्या होता है? कभी कभी टाइट किया है तो सर्कुलेशन इनहिबिट हो जाएगा। और क्या साइन एंड सिम्टम्स आएंगे? क्या साइन एंड सिम्टम्स आएंगे? जो टोज है वो क्या हो जाएगा? कोल्ड टोज हो सकता है, या फिर उसका लॉस ऑफ सेंसेशन लॉस हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? उसे पेन हो सकता है, पेन, राइट? या फिर क्या हो सकता है? इनएबिलिटी टू मूव टोज, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, ये तो लिखा ही है, इनएबिलिटी टू मूव द टोज। तो क्या हमें नोटिफाई करने की जरूरत है? यस, ये करेक्ट आंसर है। अब डी ऑप्शन भी देख लेते हैं। अ कास्ट दैट इज स्टिल डैम्प एंड वार्म आफ्टर 4 आवर्स। देखो, कास्ट अप्लाई करने के 4 आवर्स में बताया है, ये स्टिल डैम्प है और वार्म है। यस, क्योंकि कास्ट अप्लाई करने के 24 to 48 आवर्स फॉर अ प्लास्टर कास्ट टू ड्राई। उसे ड्राई होने में कितना टाइम लगता है? प्लास्टर कास्ट को ड्राई होने में 24 to 48 आवर्स का टाइम लगता है। समझ में आ रहा है? तो अभी तो सिर्फ 4 आवर्स हुए हैं, तो वो डैम्प और वार्म है, तो ये हमें इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे
क्वेश्चन ने क्या पूछा था, असेसमेंट फाइंडिंग बताओ, शुड द नर्स इमीडिएटली नोटिफाई टू द फिजिशियन, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, एन इनएबिलिटी टू मूव द टोज। जब ऐसा पेशेंट कंप्लेन कर रहा है तो हमें क्या करना है, इमीडिएटली डॉक्टर को, फिजिशियन को बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन रीड करेंगे। A skin graft that is taken from another portion of a client's own body is known as। क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या है, A skin graft that is taken from another portion of a client's own body is known as। मैं जब क्वेश्चन रीड कर रही हूं तो आपको मन में क्या देखना है, अपना ऑप्शंस खुद पहले सोच लेना है कि ये आंसर होगा, तब मैं उसका रैशनल के साथ आपको आंसर बताऊंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें ग्राफ्ट के बारे में पूछा है, स्किन ग्राफ्ट, जो कि स्किन ग्राफ्ट कहां से ले रहे हैं, टेकन फ्रॉम द अनदर पोर्शन ऑफ अ क्लाइंट ओन बॉडी, उसी पर्सन के दूसरे पोर्शन से जो है वो ग्राफ्ट लिया जा रहा है। टेकन फ्रॉम द अनदर पोर्शन ऑफ अ क्लाइंट ओन बॉडी, उसकी खुद की बॉडी से ही दूसरे पोर्शन से क्या ले रहे हैं, ग्राफ्ट ले रहे हैं। तो इस टाइप के ग्राफ्ट को हम क्या बोलते हैं, एलोग्राफ्ट, जीनोग्राफ्ट, ऑटोग्राफ्ट और होमोग्राफ्ट। तो आपको पता होना चाहिए एलोग्राफ्ट और होमोग्राफ्ट ऑलमोस्ट सेम है, पहले ओल्ड उसमें होमोग्राफ्ट हम यूज करते थे। इसका मीनिंग क्या होता है, फर्स्ट ऑप्शन एलोग्राफ्ट का मीनिंग, इसका मतलब क्या होता है बताओ, एन ऑटोग्राफ्ट इज वन टेकन फ्रॉम एन अनइंजर्ड एरिया ऑफ द सेम पर्सन्स बॉडी, मतलब उसी पर्सन की सेम बॉडी से क्या किया है, लिया है, तो वो क्या हो जाएगा, ऑटोग्राफ्ट। मतलब क्वेश्चन में जो पूछा है कि इसी पर्सन की बॉडी से क्या लिया है, ग्राफ्ट लिया है, तो उसका आंसर क्या होगा, ऑटोग्राफ्ट। ठीक है, ऑटो मतलब क्या होता है, सेम पर्सन के दूसरे पोर्शन से ही हमने ग्राफ्ट लिया है, तो एक जिस पर्सन से की बॉडी से हम ग्राफ्ट लेंगे उसी पे अप्लाई करेंगे तो उसे हम ऑटोग्राफ्ट बोलते हैं। अगर हम सेम स्पीसीज से लेते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स का है, ह्यूमन बींग्स का ही ग्राफ्ट लगा रहे हैं तो उसे एलोग्राफ्ट या होमोग्राफ्ट बोलते हैं। मतलब यहाँ पे अगर सेम स्पीसीज से हमने क्या लिया है, ग्राफ्ट लिया है, इसका भी सेम आंसर होगा। अगर हम क्या लेते हैं, सेम स्पीसीज से ह्यूमन बीइंग का ग्राफ्ट ह्यूमन बीइंग पे ही अप्लाई करेंगे लेकर, तो उसे हम एलोग्राफ्ट या होमोग्राफ्ट बोलते हैं। ऑटोग्राफ्ट का मतलब समझ में आ गया, जिस पर्सन को ग्राफ्ट अप्लाई कर रहे हैं अगर सेम पर्सन उसी की बॉडी से हमने ग्राफ्ट लिया है, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, सी। इसी पर्सन की बॉडी से ग्राफ्ट लिया है और इसी पे अप्लाई किया है तो उसे हमने क्या बोला, ऑटोग्राफ्ट। ठीक है, सेम पर्सन की बॉडी से लेके उस पे ही अप्लाई करना। बी क्या है, जीनोग्राफ्ट। जीनोग्राफ्ट का मतलब क्या होता है, जीनोग्राफ्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेट्रोग्राफ्ट। ठीक है, इसे और क्या बोलते हैं हम, हेट्रोग्राफ्ट भी बोलते हैं। जीनोग्राफ्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेट्रोग्राफ्ट। समझ में आ गया, इसको हम और क्या बोलते हैं, हेट्रोग्राफ्ट भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, हेट्रोग्राफ्ट का मीन्स या जीनोग्राफ्ट का मीन्स द स्किन टेकन फ्रॉम अ डिफरेंट स्पीसीज। इन दोनों में मैंने क्या बताया, सेम स्पीसीज से लेंगे, बट अगर हम डिफरेंट स्पीसीज से ले रहे हैं, अगर हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट स्पीसीज से ग्राफ्ट ले रहे हैं, जैसे किसी पिग का ग्राफ्ट लिया और आपने ह्यूमन बींग्स पे अप्लाई कर दिया, तो अगर डिफरेंट स्पीसीज से लोगे और उस पे अप्लाई करोगे ग्राफ्ट को, तो इस टाइप के ग्राफ्ट को हम क्या बोलते हैं, जीनोग्राफ्ट। एग्जाम्पल मैंने बताया है कि पिग का स्किन लेकर आपने ह्यूमन बींग्स पे अप्लाई किया, डिफरेंट स्पीसीज का लिया और ह्यूमन बींग्स पे अप्लाई किया, तो इस टाइप के ग्राफ्ट को हम क्या बोलते हैं, जीनोग्राफ्ट या फिर हेट्रोग्राफ्ट। क्लियर हो गया, तो ये जो चार ऑप्शंस में है मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। और क्वेश्चन ने क्या डिमांड किया था, स्किन ग्राफ्ट दैट इज टेकन फ्रॉम द अनदर पोर्शन ऑफ अ क्लाइंट ओन बॉडी इज नोन एज ऑटोग्राफ्ट। क्लियर, दो क्वेश्चन हमने कर लिया। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, देखो क्वेश्चन आ गया, अ पिग स्किन ग्राफ्ट अप्लाइड टू बर्न एरियाज इज नोन एज। मतलब किसी ह्यूमन के बर्न एरियाज पे किसका ग्राफ्ट लगाया है, पिग के स्किन का ग्राफ्ट लगाया। पिग स्किन ग्राफ्ट अप्लाइड टू बर्न एरियाज इज नोन एज आइसोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट, जीनोग्राफ्ट एंड होमोग्राफ्ट। अभी हमने समझा है, दो तो मैंने अभी आपको बताया था, एलोग्राफ्ट और होमोग्राफ्ट का मतलब क्या होता है, तो ये दोनों तो आपको समझ में आ गया। एलोग्राफ्ट, होमोग्राफ्ट ऑलमोस्ट सेम है, इनमें सेम स्पीसीज से लेते हैं, बट यहां क्वेश्चन क्या डिमांड क्या पूछ रहा है आपसे कि पिग स्किन,
डिफरेंट स्पीसीज से लेकर हमने जो भी ह्यूमन बीइंग्स है उसके बर्न एरिया पे अप्लाई किया है, तो इस टाइप के ग्राफ्ट को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इस टाइप के ग्राफ्ट को हम, यस, इस टाइप के ग्राफ्ट को हम क्या बोलते हैं, जीनोग्राफ्ट। समझ में आ गया, हम क्या बोलते हैं ऐसे ग्राफ्ट को, जीनोग्राफ्ट। क्लियर है, जीनोग्राफ्ट। अ पिग स्किन ग्राफ्ट अप्लाइड टू बर्न एरियाज ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, बर्न एरियाज इज नॉन एज। और आइसोग्राफ्ट का मीन्स क्या होता है, यहाँ पे एक ऑप्शन है एलोग्राफ्ट, क्लियर हो गया, जीनोग्राफ्ट क्लियर हो गया, क्वेश्चन ने क्या पूछा उसका आंसर क्या है, जीनोग्राफ्ट। और होमोग्राफ्ट भी आपको पता चल गया, बट आइसोग्राफ्ट भी पता होना चाहिए। आइसो मतलब होता है सेम, आइडेंटिकल ट्विंस से। ग्राफ्ट हमने क्या लिया है, सेम स्पीसीज में लिया है, लेकिन उसमें क्या है, आइडेंटिकल ट्विंस। नो नीड्स ऑफ क्रॉस मैचिंग, ब्लड ग्रुपिंग बीजीसीएम की रिक्वायरमेंट भी इसमें नहीं होती है। मतलब दो आइडेंटिकल ट्विंस हैं, तो एक ट्विंस जो है, अगर दूसरे ट्विंस को जरूरत है ग्राफ्ट की, तो हम इसके स्किन का ग्राफ्ट दूसरे ट्विंस में लगा सकते हैं। आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम, आइडेंटिकल का मतलब बिल्कुल सेम होता है, सब कुछ सेम होता है इन दोनों में, ठीक है। तो आइडेंटिकल ट्विंस में क्या होते हैं, हम ब्लड ग्रुपिंग क्रॉस मैचिंग की भी जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट हम उसमें ग्राफ्ट कर सकते हैं। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 4, अ क्लाइंट इज सस्पेक्टेड टू हैव अर्थराइटिस। An important laboratory test that confirm this diagnosis is। क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक क्लाइंट को क्या है, सस्पेक्टेड है कि इसको अर्थराइटिस हो सकता है, एंड इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी टेस्ट दैट कंफर्म दिस डायग्नोसिस। तो ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, लैब टेस्ट है, जो कि कंफर्म करता है उसके डायग्नोसिस को, मतलब उसके अर्थराइटिस को क्या करता है, कंफर्म करता है। तो देखते हैं ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, पैनक्रियाटिक लाइपेज, बी क्या है, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, सी बेन जॉन्स प्रोटीन, एंड डी एल्कलाइन फॉस्फेट। तो आपको क्या देखना है, ए बी सी डी, इन सब में पैनक्रियाटिक लाइपेज जो है, पैनक्रियाटिक लाइपेज क्या करता है, किसके लिए काम आता है। पैनक्रियाटिक लाइपेज इज एन एंजाइम दैट कैटलाइजेस द ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स। ठीक है, ये क्या करता है, लिपिड्स, लाइपेज है, लिपिड्स का ब्रेकडाउन करेगा, राइट। ध्यान से सुनना, दिस इज अ टेस्ट यूज टू डायग्नोस पैनक्रियाटिक प्रॉब्लम्स। ये टेस्ट किसके लिए यूज करते हैं, पैनक्रियाटिक प्रॉब्लम्स के लिए, पैनक्रियाटिक प्रॉब्लम्स। तो पैनक्रियाटिक लाइपेज जो लैब टेस्ट है, आपको याद रखना है किस में यूज होगा, ये पैनक्रियाटिक प्रॉब्लम्स है उसमें ये एनालाइज टेस्ट किया जाएगा। बी है एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी। अब मुझे बताओ, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी जो है ये किस लिए करते हैं, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट कैसे लिख सकते हैं, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट। यस, यही क्वेश्चन पूछ रहा है, अर्थराइटिस में इंपॉर्टेंट लैब टेस्ट क्या होगा जो कंफर्म कर देगा। करेक्ट आंसर इज एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट। ये टेस्ट कंफर्म कर देगा, अगर किसी पेशेंट का हम कर रहे हैं तो एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट कंफर्म कर देगा द पेशेंट हैविंग अर्थराइटिस। ठीक है, अभी सस्पेक्टेड है, बट अगर इंपॉर्टेंट लैब टेस्ट पूछा है जो कंफर्म करता है, यस, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट मे बी पॉजिटिव इन क्लाइंट विद ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। क्योंकि अगर पेशेंट को क्या है, कोई भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में ये क्या होता है, पॉजिटिव आता है। ANA क्या आएगा, पॉजिटिव। किस केस में आएगा, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो रिमेटिक अर्थराइटिस है, सिस्टमैटिक ल्यूपस, जैसे ये अर्थराइटिस है, या सिस्टमैटिक ल्यूपस एरादिमेटस है, इनमें क्या आता है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें ANA एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी पॉजिटिव आता है। तो क्लियर हो गया आपको कि कौन सा लैब टेस्ट कंफर्म करता है इस डायग्नोसिस को, या फिर किसी भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, लाइक सब ल्यूपस एरादिमेटस है या रिमेटिक अर्थराइटिस है, तो इसमें ANA पॉजिटिव आएगा। सी, अब सी ऑप्शन और डी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। आंसर तो हमें मिल गया, बट हम इन दोनों को भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम। अगर इससे भी क्वेश्चन बनता है तो आप क्या कर सकते हो, उस क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हो। एक क्वेश्चन से आपके
3-4 टाइप के क्वेश्चन प्रिपेयर हो रहे हैं, तो आपको रैशनल जरूर देखना है। सी क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेन जोन्स प्रोटीन, ये क्या होता है? बेन जोन्स प्रोटीन इज अ यूरिन टेस्ट, ठीक है, ये क्या है? यूरिन टेस्ट हेल्पफुल इन द डायग्नोसिस ऑफ मल्टीपल माइलोमा, ठीक है, ये यूरिन टेस्ट है, किसमें हेल्प करता है? मल्टीपल माइलोमा। तो ये सब टर्म, ये सब अगर आपने पढ़ा है तो आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो आप बेन जोन्स प्रोटीन से क्या पता चलेगा? ये यूरिन टेस्ट है जो हेल्पफुल इन अ डायग्नोसिस ऑफ मल्टीपल माइलोमा। तो ये भी क्लियर हो गया। डी ऑप्शन क्या कह रहा है? एल्कलाइन फॉस्फेट। तो एल्कलाइन फॉस्फेट किसमें? ये एक ब्लड टेस्ट है टू डिटरमाइन फॉस्फोरस एक्टिविटी, ठीक है। एल्कलाइन फॉस्फेट्स क्या है? ब्लड टेस्ट है जो कि क्या डिटरमाइन करता है? फॉस्फोरस की एक्टिविटी को, फॉस्फोरस की एक्टिविटी को डिटरमाइन करता है। तो किस लिए यूज कर सकते हैं बताओ? एल्कलाइन फॉस्फेट क्या है? फॉस्फोरस की एक्टिविटी को बताएगा। मैंने बताया क्या है? ब्लड टेस्ट है जो फॉस्फोरस की एक्टिविटी को बताता है। तो जनरली किस में यूज करते हैं, किसकी डायग्नोसिस में यूज करते हैं? अगर लीवर या बिलियरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। एल्कलाइन फॉस्फेट का हम यूज कब करते हैं? लीवर है या बिलियरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर एंड आइडेंटिफाइंग द पीरियड्स ऑफ एक्टिव बोन ग्रोथ और मेटास्टेसिस ऑफ कैंसर टू बोन। समझ में आ रहा है? तब हम क्या करते हैं? एल्कलाइन फॉस्फेट का यूज करते हैं। तो ये जो पॉइंट मैंने बताया है इसको आप नोट डाउन करते रहना, ठीक है, और नोट्स बना लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बहुत सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे। तो मान लो नेक्स्ट टाइम ये एंटी न्यूक्लियर बॉडी एंटीबॉडी टेस्ट की जगह आपको एल्कलाइन फॉस्फेट का दे दिया तो क्या कहोगे? ये एक ब्लड टेस्ट है जिसमें हम फॉस्फोरस की एक्टिविटी को देखते हैं और ये जनरली लीवर या बिलियरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर को देखने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है, या फिर जो आइडेंटिफाई द पीरियड ऑफ एक्टिव बोन ग्रोथ और मेटास्टेसिस ऑफ कैंसर टू द बोन, इसको चेक करने के लिए भी हम इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। क्लियर है? तो फोर्थ क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। फोर्थ क्वेश्चन आर्थराइटिस से रिलेटेड था जो हमने कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, अ क्लाइंट इज एडमिटेड विथ नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस, द मोस्ट एप्रोप्रिएट प्राइमरी नर्सिंग डायग्नोसिस, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपसे यहां पे प्रायोरिटी पूछा है, ठीक है। प्रायोरिटी मींस प्राइमरी नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होगा? तो ये क्वेश्चन प्रायोरिटी वाले होते हैं। प्राइमरी का मतलब पहले आपको क्या करना है? प्राइमरी नर्सिंग डायग्नोसिस आप क्या बनाओगे? मोस्ट एप्रोप्रिएट जो होगा किस पेशेंट के लिए जो एडमिटेड है विथ नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस। अब क्वेश्चन का आंसर करने से पहले आपको ये पता होगा नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस में होता क्या है, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे, राइट। तो नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस को हम और क्या बोलते हैं? फ्लैश ईटिंग डिजीज। इसको हम और क्या बोलते हैं? फ्लैश ईटिंग डिजीज, राइट। इसमें क्या होता है? फ्लैश ईटिंग डिजीज जो है इसमें होता क्या है? इसमें अ सीरियस इन्फेक्शन होता है, ठीक है, ए सीरियस मोस्ट इन्फेक्शन दैट डिस्ट्रॉय टिश्यू अंडर द स्किन। समझ में आया? ये क्या होता है? ये सीरियस इन्फेक्शन है जो क्या करता है? स्किन टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर देता है, राइट। ये किस पेशेंट में होता है? जो इम्यून डिसऑर्डर हो, ठीक है, इम्यून डेफिसिट हो, उस पेशेंट में ज्यादा होने का चांस होता है, ठीक है। तो नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस क्या करता है? डिस्ट्रॉय द सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड फेशिया एंड प्रीडिस्पोजेस द क्लाइंट टू इन्फेक्शंस। समझ में आया? नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस क्या करता है? इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लैश ईटिंग डिजीज। एंड इसमें क्या होता है? जिस पेशेंट का इम्यून सिस्टम वीक होता है उस पेशेंट में ज्यादा होने का चांस होता है, और ये एक तरह का क्या है? सबक्यूटेनियस टिश्यू और फेशिया का डिसऑर्डर है, ठीक है। इन्फेक्शन हो जाता है जिसमें क्लाइंट को क्या होता है? क्या प्रॉब्लम होती है? तो आपको क्या करना है? इसमें प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस बताना है। इन्फेक्शन हो गया, पेशेंट को इन्फ्लामेशन हो गया, किसका? सबक्यूटेनियस टिश्यू का, राइट, सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड फेशिया का। तो पेशेंट को इन्फेक्शन से क्या हो सकता है? सेप्सिस हो सकता है। अगर आपने इन्फेक्शन ट्रीट नहीं किया तो सेप्सिस हो सकता है, राइट। देन हमारा काम क्या होगा? तो पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं पहले। फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, बी इंपेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी, सी इंपेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी, और डी क्या है? ऑल्टर्ड यूरिनरी एलिमिनेशन।
समझ में आ रहा है? तो अब इस पेशेंट के लिए आप क्या सेट करोगे बताओ मुझे। आपको आंसर करना है, अपने मन में अपना आंसर भी सोचना है। फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट क्या यहाँ पे हो सकता है? इंपेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी हो सकता है। यस, ये भी हो सकता है, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट भी हो सकता है, क्योंकि देखो स्किन है, ठीक है, स्किन में इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट भी हो सकता है इस पेशेंट को। फिजिकल मोबिलिटी में भी इंपेयर्ड हो सकता है। लेकिन हमसे प्राइमरी डायग्नोसिस पूछा है, तो ये प्राइमरी नहीं होगा। प्राइमरी क्या होगा? प्राइमरी क्या होगा? इंपेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी, क्योंकि मैंने आपको स्किन से रिलेटेड बता दिया। ये फ्लैश ईटिंग डिजीज, ये स्किन डिसऑर्डर है। मेनली क्या होता है, सबक्यूटेनियस टिश्यू जो स्किन है, सबक्यूटेनियस टिश्यू अंडर द स्किन, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो स्किन की इंटीग्रिटी क्या होगी? इंपेयर्ड हो जाएगी। तो ये हमारा प्राइमरी नर्सिंग डायग्नोसिस होगा। हम डायग्नोसिस बना रहे हैं, तो हमारा डायग्नोसिस क्या होगा? इंपेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी। उसके बाद आप फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट और इंपेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी को सेलेक्ट कर सकते हो, बट प्रायोरिटी आप किसको दोगे? इंपेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी को। ठीक है, डी ऑप्शन भी देख लेते हैं, ऑल्टर्ड यूरिनरी एलिमिनेशन। तो यहाँ पे यूरिनरी एलिमिनेशन का कोई काम नहीं है, ये किडनी से रिलेटेड है, ठीक है, ये यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड है, तो ये यहाँ पे बिल्कुल इररिलेवेंट होगा, इसका यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये इंटेगुमेंट्री सिस्टम से रिलेटेड नहीं है, ये स्किन चैप्टर से रिलेटेड नहीं है। यही 3 पॉइंट हैं जो कि नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस से बनता है। आपका नर्सिंग डायग्नोसिस ये तीनों हो सकता है, बट तीनों में प्रायोरिटी हमने किसको दिया? इंपेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी को। क्लियर है? समझ में आ गया? तो नेक्स्ट 6th क्वेश्चन पे चलते हैं। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है? Which of the following assessment finding is most indicative of systematic lupus erythematosus? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने डिस्कस किया था कि ये क्या है, कैसा डिसऑर्डर है। यस, इसमें हम कौन सा टेस्ट करते हैं? टेस्ट में मैंने डिस्कस किया था, रूमेटिक अर्थराइटिस का बताया था और सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथेमेटस का बताया था, राइट। तो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? Which of the following assessment finding is most indicative of SLE means systemic lupus erythematosus? इसमें क्या होता है? बटरफ्लाई रैश होता है, फर्म स्किन फिक्स टू टिश्यू, मसल्स मास डीजेनरेशन होता है, या फिर इन्फ्लामेशन ऑफ स्मॉल आर्टरीज होता है। तो आप एक बार अपना आंसर सोचो, क्या आंसर होगा इसमें? यस, क्या आंसर होगा? तो सबसे पहले SLE क्या है? SLE connective tissue degeneration of sublupus erythematosus lead to the involvement of the basal cell layer producing a butterfly rash over the bridge of the nose and in the molar region। समझ में आ रहा है? तो इसमें मेनली होता क्या है, जैसे ही SLE आएगा आपको क्या देखना है, इसमें बटरफ्लाई रैश देखने को मिलता है। समझ में आया? कनेक्टिव टिश्यू का डीजेनरेशन हो जाता है। सब ल्यूपस इरिथेमेटस में क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू का डीजेनरेशन हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा? कौन से? बेसल सेल लेयर को किसका इन्वॉल्वमेंट होगा? इन्वॉल्वमेंट ऑफ द बेसल सेल लेयर, जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं? बेसल सेल लेयर क्या प्रोड्यूस करते हैं? बटरफ्लाई टाइप रैसेस प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये कहां पे मेनली होगा? ब्रिज ऑफ द नोज एंड द मोलर रीजन। ये जो रैश है कहां पे? ब्रिज ऑफ द नोज और मोलर रीजन जो है उस पे प्रेजेंट होगा। समझ में आ गया? अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? बी ऑप्शन। देखो आंसर तो हमें पहले ऑप्शन में ही मिल गया, बट बी सी डी 3 ऑप्शन है, उसको भी पढ़ना है। फर्म स्किन फिक्स टू टिश्यू, ठीक है, ये किस में होता है? अगर मैं ये आपसे क्वेश्चन में पूछूं, आप कमेंट करेंगे, ठीक है, जो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, फर्म स्किन फिक्स टू टिश्यू किस में होता है? वैसे तो मैं आपको बता ही दूंगी, बट आप अपना आंसर मन में सोचना है। जैसे मैं क्वेश्चन पूछती हूं, आपको आंसर एकदम से रिकॉल हो जाना चाहिए कि यस ये आंसर होगा। तो फर्म स्किन फिक्स टू टिश्यू अकर इन स्क्लेरोडर्मा, किसमें होता है? स्क्लेरोडर्मा, स्क्लेरोडर्मा। समझ में आ गया? नेक्स्ट सी ऑप्शन देखते हैं, मसल्स मास डीजेनरेशन। तो बताओ मसल्स मास डीजेनरेशन किसमें होता है? किसमें होता है? मसल्स मास डीजेनरेट हो जाएगा, कौन सी प्रॉब्लम होगी तब? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। किसमें होगा? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। अगर आपको इनमें से कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, जैसे मैंने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, स्क्लेरोडर्मा, तो आप कमेंट करेंगे, फिर मैं उसका वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये अपने आप में पूरा चैप्टर होता है।
आप क्वेश्चंस तभी कर पाते हो जब आपको टॉपिक पूरा पता होता है, कंटेंट आपको समझ में आता है, राइट। चलो डी ऑप्शन देखते हैं। डी क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ स्मॉल आर्टरीज। इन्फ्लामेशन ऑफ स्मॉल आर्टरीज किसमें होगा? कौन सी कंडीशन होगा? तो पॉलीआर्ट्राइटिस, ठीक है, या कोलेजन डिजीज अफेक्टिंग द आर्टरीज एंड नर्वस सिस्टम। तो ये जो मैंने बोला है कि ये कौन सी कंडीशन में होता है? पॉलीआर्ट्राइटिस। पॉलीआर्ट्राइटिस। तो पॉलीआर्ट्राइटिस नाम सुना होगा, नोडोसा। पॉलीआर्ट्राइटिस नोडोसा। पॉलीआर्ट्राइटिस नोडोसा ये क्या होता है? ये कोलेजन डिजीज है जो अफेक्ट करता है आर्टरीज को और नर्वस सिस्टम को। किसको करता है? आर्टरीज को और नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। क्लियर है? समझ में आ गया? तो 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आंसर क्या था? सब ल्यूपस इरादिमेटस में बटरफ्लाई रैश देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हेन इवेल्युएटिंग, 7th क्वेश्चन हमारा, व्हेन इवेल्युएटिंग फ्लूइड लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम बर्न्स द बेस्ट ब्लड टेस्ट इज? यस, BUN क्या है? ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। बी ऑप्शन क्या है? ब्लड पीएच। सी क्या है? हिमेटोक्रेट। एंड डी क्या है? सेडिमेंटेशन रेट। तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है? जब हम पेशेंट को इवेलुएट कर रहे हैं फ्लूइड लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम बर्न, पेशेंट को बर्न हुआ है और बर्न की वजह से उसका क्या हो गया? फ्लूइड लॉस हो गया है। तो बेस्ट ब्लड टेस्ट कौन सा होगा? बेस्ट ब्लड टेस्ट कौन सा होगा? यस, एन इंक्रीज्ड हेमाटोक्रिट लेवल इंडिकेट हीमो कॉन्सेंट्रेशन सेकेंडरी टू फ्लूइड लॉस। ठीक है, अगर बर्न हुआ है और फ्लूइड लॉस हुआ है तो उसकी वजह से क्या होगा? हेमाटोक्रिट का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। हेमाटोक्रिट का लेवल तो डायरेक्ट ही हमें देख के पता चल रहा है कि किसी का बर्न हुआ है, फ्लूइड लॉस हो रहा है, तो बॉडी से फ्लूइड लॉस हो गया तो किसका लेवल बढ़ेगा? हेमाटोक्रिट का लेवल जो है वो इंक्रीज होगा। यही इंडिकेट करता है हीमो कॉन्सेंट्रेशन। ब्लड कैसा हो गया? फ्लूइड लॉस होने की वजह से कॉन्सेंट्रेट हो गया। तो किसमें पता चलेगा? हेमाटोक्रिट का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब देखो BUN का फुल फॉर्म सबको पता है, क्या होता है BUN का फुल फॉर्म? ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। ये किस में यूज करते हैं? ये इंडिकेट कर सकता है डिहाइड्रेशन फ्रॉम बर्न। ठीक है, ये क्या कर सकता है? फ्लूइड लॉस पूछा हमने, ये किया, लेकिन बर्न में अगर आपसे पूछते हैं डिहाइड्रेशन तो हम ब्लड यूरिया नाइट्रोजन को आंसर कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है? और भी अदर कंडीशन है जिसमें ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, इसलिए डायरेक्ट हम ये आंसर उसमें नहीं करेंगे। और ब्लड पीएच कितना होता है? ब्लड का पीएच 7.35 टू 7.45। आपको पता होना चाहिए पीएच लेवल रिफ्लेक्ट करता है एसिड बेस बैलेंस से। पीएच का लेवल किसको रिफ्लेक्ट करेगा? एसिड बेस बैलेंस से। अगर क्वेश्चन यहाँ पे एसिड बेस बैलेंस से होता तो आपका आंसर क्या होता? ब्लड पीएच। और जो सेडिमेंटेशन रेट होता है ये किसके लिए यूज होता है? तो ये फ्लूइड लॉस के लिए तो यूज नहीं होता। इसको हम किसमें यूज करते हैं? इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एन इन्फ्लामेटरी प्रोसेस। अगर कोई इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होगा तो सेडिमेंटेशन रेट ESR जिसे आप बोलते हो, इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट ESR, वो बढ़ेगा पेशेंट का। कौन सी कंडीशन में बढ़ता है? कोई भी इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होता है तब बढ़ेगा। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। फ्लूइड लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम बर्न्स द बेस्ट ब्लड टेस्ट इज हेमाटोक्रिट। रैशनल मैंने आपको पूरा बता दिया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? अ क्लाइंट विथ सिस्टेमिक ल्यूपस इरेदिमेटस आस्क द नर्स एज टू द सोर्स ऑफ दिस डिजीज। द नर्स इज अवेयर दैट दिस इज अ डिजीज ऑफ। अभी हमने पढ़ा था कि पेशेंट को, क्लाइंट को क्या है? सिस्टेमिक ल्यूपस इरेदिमेटस। आस्क द नर्स, वो नर्स से क्या पूछता है? एज टू द सोर्स ऑफ दिस डिजीज। द नर्स इज अवेयर दैट दिस इज अ डिजीज ऑफ, मतलब एज अ नर्स आपको पता है कि SLE किस टाइप का डिजीज है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही हमने डिस्कस किया है। जॉइंट का डिजीज है, बोन का डिजीज है, कनेक्टिव टिश्यू का इन्वॉल्वमेंट होता है, या फिर प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म होता है। तो सिस्टेमिक ल्यूपस इरेदिमेटस में क्या होता है? इट इज अ chronic autoimmune systemic disease with inflammatory and degenerative changes in the body of connective tissue। समझ में आ रहा है क्या है? कनेक्टिव टिश्यू का डिजीज है, कनेक्टिव टिश्यू।
तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछा है, एज अ नर्स आपको पता है कि SLE का सोर्स क्या है, इसमें किसका इन्वॉल्वमेंट होता है, कनेक्टिव टिश्यू का इन्वॉल्वमेंट होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, अ क्लाइंट विथ सीवियर बर्न्स एडमिटेड टू बर्न यूनिट इज प्लेस्ड ऑन अ सर्कुलेटरी एयर बेड प्राइमरी 2। ठीक है, किस पे रखा है, सर्कुलेटरी एयर बेड पे रखा है। तो इसका रीजन क्यों रखा है पेशेंट को, बर्न कौन सा पेशेंट है, सीवियर बर्न जो कि एडमिट हुआ है बर्न यूनिट में, उसको सर्कुलेटरी एयर बेड पे रखा है। तो इसका आप ऑप्शन देखो क्या है, इंक्रीज मोबिलिटी, प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्चर, सी लिमिट ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन एंड डी प्रिवेंट प्रेशर ऑन पेरिफेरल ब्लड वेसल्स। तो इसको तो क्लियरली पता चल रहा है, यस यस। आपने आंसर सोच लिया, क्या है आपका आंसर, सोच लिया आपने। तो देखो इसका आंसर क्या है, हम पेशेंट को किस पे रख रहे हैं, सर्कुलेटरी एयर बेड पे। सर्कुलेटिंग एयर बेड डिस्पोजेस द बॉडी वेट ओवर अ लार्ज सरफेस। ठीक है, तो क्या होगा, विच रिड्यूसेस प्रेशर अगेंस्ट द कैपिलरी बेड अलाउइंग द टिश्यू परफ्यूजन। ठीक है, वहां पे बेड शोर ना हो, मेनली पेशेंट उस पे रहेगा, प्रेशर पड़ेगा और उसकी वजह से उसको क्या हो सकता है, बेड शोर हो सकता है प्रेशर पॉइंट पे। तो टिश्यू परफ्यूजन, सर्कुलेशन नहीं होगा, टिश्यू परफ्यूजन नहीं होगा, उसको अलाउ करने के लिए हम पेशेंट को क्या करते हैं, प्रिवेंट प्रेशर ऑन द पेरिफेरल ब्लड वेसल्स। ठीक है, पेरिफेरल ब्लड वेसल्स पे प्रेशर ना पड़े, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम किस पे रखते हैं, सर्कुलेटरी एयर बेड। क्लियर है। अब दूसरे ऑप्शन को भी देख लो क्या कह रहा है, और ये मेनली किस पे यूज करते हैं, जो इमोबिलाइज पेशेंट्स होते हैं, जो मोबिलाइज नहीं कर सकते, बेड रिडन पेशेंट होते हैं, मेनली उस पेशेंट के लिए ये यूज किया जाता है। समझ में आ गया। अब इंक्रीज मोबिलिटी के लिए तो हम करते नहीं है, मैंने बता दिया, ये जो पेशेंट इमोबिलाइज होते हैं, बेड रिडन होते हैं, उसके लिए ही हम सर्कुलेटरी एयर बेड का यूज करते हैं। प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्चर, इससे एयर बेड से कॉन्ट्रैक्चर प्रिवेंट नहीं होगा। लिमिट ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, नहीं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाता है, डी। समझ में आ गया। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट होता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो प्लीज कमेंट करोगे, आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे, ठीक है, तो मैं आपको आंसर करूंगी। अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप प्लीज कमेंट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 10, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन क्या है, अ क्लाइंट विद बर्न्स इज एडमिटेड, द नर्स शुड एंटिसिपेट दैट द ड्रग टू बी एडमिनिस्टर्ड एज सून एज पॉसिबल आफ्टर एडमिशन। आफ्टर एडमिशन इज, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है, फर्स्ट टिटनेस टॉक्सॉइड, बी गामा ग्लोबुलिन, सी प्रोटीरिनॉल, डी फाइटोनाडायोन। ठीक है, ऑप्शन समझ में आ गया। पहला टिटनेस टॉक्सॉइड, बी गामा ग्लोबुलिन, सी आइसोप्रोटीरिनॉल, डी फाइटोनाडायोन। समझ में आ गया। अब मुझे बताओ क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, कि एक क्लाइंट विद बर्न का क्लाइंट एडमिट हुआ है, तो एज अ नर्स शुड एंटिसिपेट दैट द ड्रग टू बी एडमिनिस्टर्ड एज सून एज पॉसिबल आफ्टर एडमिशन। तो एडमिशन होते ही एज अ नर्स आपको पता है कि सबसे पहले इनमें से कौन सा इंजेक्शन लगना है पेशेंट को। यस, तो हम सबसे पहले पेशेंट को कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं, टिटनेस का। ठीक है, सबसे पहले बर्न यूनिट में अगर कोई पेशेंट एडमिट हुआ है, तो सबसे पहला जो इंजेक्शन लगाया जाता है, देखो पहले ऑप्शन पे ही दे रखा है, कौन सा, टिटनेस टॉक्सॉइड। टिटनेस टॉक्सॉइड का मतलब टिटनेस का इंजेक्शन हम सबसे पहले लगाते हैं। और ये जो कॉलेस्ट्रीडियम टेटेनाई होता है, कैन डेवलप इन द पार्शियल एंड फुल थिकनेस बर्न दैट कंटेन डेड टिश्यू। समझ में आ रहा है। तो इसमें होने का कॉलेस्ट्रीडियम टेटेनाई, जिसकी वजह से टेटनेस होता है, इसका कॉजेटिव एजेंट है। तो ये कहां पे डेवलप हो सकता है, पार्शियल एंड फुल थिकनेस बर्न दैट कंटेन डेड टिश्यू। तो इसीलिए पेशेंट बर्न यूनिट में एडमिट होते ही सबसे पहले एज अ नर्स आपको पता है हमें टिटनेस का इंजेक्शन लगाना है। अब गामा ग्लोबुलिन क्या करता है, ये पैसिव इम्यूनिटी अगेंस्ट द सर्टेन इन्फेक्शियस एजेंट।
क्लियर है? तो ये गामा ग्लोबुलिन तो हम इस पेशेंट को नहीं, प्रायोरिटी में टिटनेस ही लगाते हैं, बट इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये क्या करता है? ये पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है अगेंस्ट सर्टेन इन्फेक्शियस एजेंट। तो ये इंडिकेट नहीं करते हम ट्रीटमेंट ऑफ बर्न में। नेक्स्ट है आइसोप्रोटीरिनॉल या आइसोपिरोल बोलते हैं। ये कैसा ड्रग है? ये कैसा ड्रग है? एडिनर्जिक ड्रग होता है, जो किसमें यूज करते हैं? ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकोस्पाज्म एंड हार्ट ब्लॉक। ये हम किसमें यूज करते हैं? ब्रोंकोस्पाज्म है या फिर हार्ट ब्लॉक में। ब्रोंकोस्पाज्म या फिर हार्ट ब्लॉक, समझ में आ गया? ये कैसा ड्रग है? ब्रोंकोस्पाज्म और हार्ट ब्लॉक में यूज करेंगे। कैसा ड्रग है? एड्रीनर्जिक ड्रग है। कैसा ड्रग है? एड्रीनर्जिक ड्रग। तो समझ में आ गया? तो यहां बर्न से रिलेटेड ये नहीं है, ठीक है। आइसोप्यूरॉल मैंने बोलते हैं, जो कि एड्रीनर्जिक ड्रग है। किसमें यूज करते हैं? ब्रोंकोस्पाज्म एंड हार्ट ब्लॉक में यूज करते हैं। नेक्स्ट डी क्या है? फाइटोनाडायोन। ये किसमें यूज करते हैं? इंडिकेटेड फॉर, this drug is indicated for hypoprothrombin caused by the deficiency of vitamin K. It is not related to burns. अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी है तो इसको यूज करेंगे, नहीं तो हम इसका यूज बर्न में नहीं करते हैं। बर्न के लिए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? टिटनेस। क्लियर है? अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है, कुछ भी समझ में नहीं आया है, तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। और आपको क्लास कैसी लगी, आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, तो ये भी कमेंट में आपको बताना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और अदर क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच।